स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें वो जो चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप कि आपको उसके सभी टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज आपका कोई भी कमेंट नहीं आया उसके रिगार्डिंग। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आते कि मैम एग्जाम्पल्स की पीडीएफ का लिंक दे दीजिए, तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उन वाली एग्जाम्पल्स की पीडीएफ का लिंक मैं पहले ही अवेलेबल करा चुकी हूँ। परसों शाम में मैंने आपको अवेलेबल करा दिया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो कर लेना, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नेम क्या है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें आप 2 चीज़ें पढ़ोगे, क्या क्या? फर्स्ट है बच्चों इचेलन फॉर्म एंड सेकंड है नॉर्मल फॉर्म। तो इचेलन फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई बात आती है, चैप्टर का नेम ही रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो रैंक होती क्या है? The rank of a matrix A is the order of any highest order square submatrix of determinant whose determinant is not zero। कहा क्या है इन्होंने? The rank of a matrix, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक, मैट्रिक्स क्या लेट की है? A। तो A क्या है? कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी? इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यानी कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर की क्या होगी? स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी ऑफ डिटरमिनेंट, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? whose determinant is not zero, उसका डिटरमिनेंट क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स होगी, जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो वो क्या कहलाएगी? रैंक कहलाएगी उस मैट्रिक्स की। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, सपोज दैट ए आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, ए कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे लिख दिया 1 3 0 3 6 9 2 4 5। सपोज दैट इस टाइप से आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी, तो इस वाली मैट्रिक्स में ये सिर्फ मैं एक मान के चल रही हूँ, ये कोई कंफर्म नहीं है कि हो गई होगा, लेकिन सपोज दैट अगर ए आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हो और ये जीरो के इक्वल आ जाती है, तो इस कंडीशन में आप इसकी रैंक वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो रैंक वेरीफाई कैसे करेंगे? उसके लिए आपको जो मैट्रिक्स गिवन होगी, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, इसमें से आपको कोई भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालनी होगी। अब चाहे तो आप इसको और इसको निकाल लो, इन चारों एलिमेंट्स को मिला के एक स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लो, या फिर इन चारों को मिला के निकाल लो इनको या फिर इनको, वो आपकी इच्छा है। सपोज दैट हमने इस वाली मैट्रिक्स में से एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ए निकाली, कौन सी? 1 3 और 3 6, ठीक है। और इसका क्या निकालते हैं हम? डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट निकालते हैं किसका? मैट्रिक्स A1 का, और वो जीरो के इक्वल नहीं आता है, इसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? ये कितने रैंक की मैट्रिक्स है? इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बच्चों? 2/2 की है। तो इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? 2 होगी। जितना भी जो आप ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालोगे, जो भी इसका ऑर्डर होगा, जो भी इसका हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी आप सब मैट्रिक्स निकालोगे, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या कहलाएगा? जो आपकी मैट्रिक्स गिवन होगी उसकी रैंक कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आ गई? 2 आ गई यहाँ से। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करोगे। जो भी आपको मैट्रिक्स ए गिवन होगी, अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ रहा है, तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसमें से आप कोई भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालोगे और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, और अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर होगा उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, वो क्या कहलाएगा? रैंक कहलाएगा उस मैट्रिक्स की जो कि आपको गिवन है। इसके बाद में सेकंड डेफिनेशन क्या है? इचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वाले चैप्टर में आपको 2 टाइप्स की फॉर्म देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट है इचेलन फॉर्म एंड सेकंड है नॉर्मल फॉर्म। तो इचेलन फॉर्म क्या होती है? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इचेलन फॉर्म इफ, इसके बाद में 2 पॉइंट्स गिवन है। कोई भी मैट्रिक्स ए जो होगी उसको इचेलन फॉर्म में कब कहोगे आप? यदि इन दोनों में से ये जो पॉइंट्स हैं ये वेरीफाई हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज 0
अकर्स बिलो एवरी रो विच हैज अ नॉन जीरो एंट्री। यानी कि अगर एक क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है और इसमें आप सभी को पता है रो और कॉलम्स तो क्या होते हैं भाई, इस टाइप से जो नंबर चलेंगे वो क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ रोज, और इस टाइप से जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाएंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स ए अगर आपको गिवन है उसमें जो नंबर ऑफ रोज है, यानी कि कोई भी रो के अगर सभी एलिमेंट्स क्या है, सभी एंट्रीज क्या है, जीरो हैं, तो उससे ऊपर या फिर उससे नीचे वाली जो लाइन होगी उसमें क्या होंगी, एक नॉन जीरो एंट्री अवेलेबल होगी, यानी कि जो नेक्स्ट रो होगी उसके सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स कहलाएगी या फिर जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट कोई भी एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो इसमें अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो उसके अगर एक रो के सभी एलिमेंट्स जीरो हैं तो इससे नीचे या ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स होगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, वो क्या कहलाएगी, नॉन जीरो नंबर्स की जो भी लाइंस होंगी, यानी कि वो लाइन जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, जिस रो के सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे उस रो को मिला के जितने बार जितने की, यानी कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कहलाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद में इसी में सेकंड पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। यानी कि द नंबर ऑफ रोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, सपोज दैट जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज है, यानी कि जीरो जितनी भी जीरो है फर्स्ट रो में इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द नेक्स्ट रो। फर्स्ट रो में जितनी भी जीरो है ना वो कम होनी चाहिए, किससे, नेक्स्ट जो आपकी रो होगी उसमें जितने भी जीरो है। मैम समझेंगे हमारा तो मतलब क्या है, सपोज दैट आपको ये रो मैट्रिक्स दे दी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में क्या होगा, जो ऊपर वाली आपकी कोई भी रो होगी तो उस रो में जितने भी जीरो होंगे नेक्स्ट रो में उससे क्या होने चाहिए, ज़्यादा जीरो होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट रो में जितने जीरोज होंगे उससे पहले वाली जो रो होगी उसमें उससे कम जीरो होने चाहिए। इस वाली में आप देख सकते हो मैट्रिक्स में फर्स्ट में आपका एक भी जीरो गिवन नहीं है, सेकेंड रो में आपको एक जीरो गिवन है और थर्ड रो में कितने जीरोज गिवन है, 2 जीरोज गिवन है। इसका मतलब फर्स्ट रो में जितने जीरो हैं वो क्या है, नेक्स्ट रो में जितने जीरोज हैं उनसे कम है, उनसे कैसे हैं, लेस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी मैट्रिक्स होगी जिसमें कि किसी भी रो में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो नेक्स्ट वाली रो में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे उससे क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसकी इचलन फॉर्म। इसके अभी एक दो एग्जांपल्स करेंगे। एंड नॉर्मल फॉर्म की अगर बात करें इसी में कि एक बार इसको नोट करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद में बात करें नॉर्मल फॉर्म की कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता चल गया, सपोज दैट ये आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है 0 5 2 0 0 3 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि फर्स्ट रो में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3। इसका मतलब जो नेक्स्ट रो है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो क्या है, फर्स्ट रो से ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट रो में नंबर ऑफ जीरो सेकेंड रो में नंबर ऑफ जीरो से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी फॉर्म बन रही है, ये कौन सी फॉर्म बन रही है बच्चों, इचलन फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म बन रही है, इचलन फॉर्म बन रही है। और इसी के साथ में अगर यहाँ पे 5 2 3 ना हो कि क्या होता, सपोज दैट यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता और यहाँ पर भी 1 होता, तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम पहले क्या देखते, नंबर ऑफ जीरोज देखते। उसके बाद बात करें नॉर्मल फॉर्म की कि नॉर्मल फॉर्म क्या कहलाएगी, या तो किसी के भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो। डायगोनल एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं क्या होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलें, सपोज दैट ये आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है तो इसमें अगर आप देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये फॉर्म जो होगी क्या कहलाएगी, नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। अब आप ये मत कहना कि मैम इसमें तो नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो यहाँ पे 0 है और उसमें कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि इसके अलग भी आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2 है और इसमें कितने आ रहे हैं, इधर की साइड में एक 0 आ रहा है। इचलन फॉर्म में ऐसा नहीं होगा, इसमें आपकी ऐसे नहीं बनेगी मैट्रिक्स जो है ना, वो आपकी इस फॉर्म में नहीं बनेगी, सॉरी
इस फॉर्म में नहीं बनेगी कि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 3 zeros हो गए तो इसको भी आप इधर की साइड ही काउंट करोगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। इस टाइप से अगर मैट्रिक्स होगी तो ही वो किस में होगी, इचेलन फॉर्म में होगी, और इस टाइप से जो होगी वो नॉर्मल फॉर्म में होगी। सेम इसी तरीके से अगर आपकी मैट्रिक्स ये बनेगी तो ये भी किस फॉर्म में होगी, नॉर्मल फॉर्म में होगी। अगर आपकी मैट्रिक्स ये वाली बनेगी तो भी किस फॉर्म में होगी, नॉर्मल फॉर्म में होगी। चाहे तो आप एग्जांपल्स नोट करके लिख सकते हो, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे देन वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हो एग्जांपल्स को तो एक बार नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के आपके कई सारे पार्ट्स गिवन हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है ये, तो इसमें आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जितनी भी मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं उनकी आपको क्या करनी है, रैंक फाइंड करनी है। तो रैंक कैसे फाइंड करेंगे, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में आप कहोगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, लेकिन इसके बाद भी आप देख सकते हो कि इस वाली रो में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, टोटल 3 है, लेकिन बीच में 1 आ रहा है, तो इसलिए आप इनको इस टाइप से काउंट नहीं कर सकते। और अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो वो उसके सभी एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये जो फॉर्म होगी ये कौन सी फॉर्म होगी, नॉर्मल फॉर्म होगी। तो आप लिख सकते हो द गिवन मैट्रिक्स is in the normal form, hence rank of matrix is equals to 4। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो सभी रोज में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 1 1 1। कोई भी रो ऐसी नहीं है जो कि 0 रो हो। ठीक है, नॉन 0 रोज हैं सभी, क्योंकि सभी में क्या है, आपको एलिमेंट्स गिवन है 1 1 1। तो इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। क्यों, क्योंकि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों, 4/4 की है। 4 4 क्या है, ये है नंबर ऑफ रोज और ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज देखिए 1 2 3 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें 1 2 3 4। तो 4/4 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वाली मैट्रिक्स देखिए, ये आपको कौन सी मैट्रिक्स गिवन है, नल मैट्रिक्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो इसके सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर ये 0 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक भी कितनी आएगी, 0 आएगी, यानी कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए एक बार। अब ये वाली जो मैट्रिक्स आपको गिवन है बच्चों, इसकी रैंक हमें फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन डायरेक्ट रैंक फाइंड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको बहुत ही शॉर्ट बनाएंगे, या तो इचेलन फॉर्म की हेल्प से या फिर नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के क्या है बच्चों, 1 1 1 है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कौन सी फॉर्म में इजी रहेगा कन्वर्ट करना, नॉर्मल फॉर्म में। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसमें आपको ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। अब ऑपरेशन मत कर देना, कभी इसकी सर्जरी करने बैठ जाओ। ऑपरेशन कैसे लगाएंगे कि जो आपकी रोज होंगी उनमें से जो सेकंड या फर्स्ट होगी उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर जो आपकी कॉलम्स होगी उनको आपस में सब्सट्रैक्ट या ऐड करेंगे, जिससे कि बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली जो कॉलम है इसको आप देखो तो कॉलम C2 को अगर माइनस कर दे C1 से तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे C2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, C2 में से माइनस कर देंगे C1 को। उसके बाद में C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, C3 में से माइनस कर देंगे किसको बच्चों, C1 को। C3 माइनस C1, और सेम जो आपकी कॉलम C4 है इसको भी कन्वर्ट करेंगे, C4 में से माइनस कर देंगे C1 को। तो देखिए आपके जो मैट्रिक्स है ये क्या बन जाएगी, सब इसको एक एक को ऐड कर लेना, ये कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए C1 तो आपकी एज इट इज रहेगी, इसको तो हमने चेंज नहीं किया। C2 में हमने क्या ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1। तो C2 का एलिमेंट क्या है, 1 1 में से माइनस करोगे 1 कितना हो जाएगा, 0। सभी एलिमेंट्स क्या आएंगे इसी तरीके से 0। फिर C3 में भी ऑपरेशन लगा रखा है, C3 में से माइनस कर रहे हैं C1, C3 में से माइनस करो C1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से C4 की अगर बात करें तो इसमें C4 में से माइनस करोगे C1 को, तो ये भी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख
देख सकते हो कि अब भी हमारी कोई सी भी फॉर्म नहीं बनी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे फिर से, अब देखिए बच्चों हम कॉलम्स में तो ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे रोज में करेंगे। जो आपकी फर्स्ट रो है उसको तो एज इट इज छोड़ दोगे, सेकेंड रो को फर्स्ट में से माइनस कर दोगे, फिर थर्ड को फर्स्ट में से और फिर फोर्थ को फर्स्ट में से। तो कर देंगे R2 को पहले चेंज करेंगे किसमें, R2 माइनस R1 में। उसके बाद में जो आपकी रो है R3 उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, R3 माइनस R1 में, और R4 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, R4 माइनस R1 में। तो इस कंडीशन में आपकी जो मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म में बन जाएगी भाई, फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज रहेगी, इसमें से -1 कर दोगे यानी कि 1 - 1 0, और बाकी सभी एलिमेंट्स तो क्या रहेंगे, 0 ही रहेंगे। तो इस कंडीशन में इस टाइप की मैट्रिक्स क्या बताई थी मैंने आपको कि ये मैट्रिक्स क्या होती है, आपकी नॉर्मल फॉर्म में होती है। तो यानी कि अगर इसका एक एलिमेंट 1 है और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 है तो ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में हुई, नॉर्मल फॉर्म में हुई। तो इसकी अगर आप रैंक की बात करो तो रैंक कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इसमें नॉन जीरो जो रोज हैं वो कितनी है, ओनली 1 है, बाकी सभी रोज कैसी हैं, 0 हैं। तो इसीलिए जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो आप लिख सकते हो विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, हैंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 1, क्योंकि इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज कितनी है, ओनली 1 है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसी के साथ में बच्चों आज के लिए बस इतना ही, से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी इस वाली एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको एक बार कोशिश करना कि हो जाएं, जो भी नहीं होगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, देखिए बच्चों उसके बाद में आपकी फर्स्ट सेम में फर्स्ट बुक थी डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड उसमें एक चैप्टर कराया था मैंने कर्वेचर। तो कर्वेचर का एग्जाम्पल नंबर 5 के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि इस वाले एग्जाम्पल में आपको क्लियर नहीं हो रहा, जबकि ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मेरठ में ये पूछा गया है 2001 में, 5 में, 15 में, 16 में, 19 में, एंड रोहिलखंड में पूछा गया है ये 11 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी आपका एग्जाम में आ सकता है। सो इसको क्लियर कराने के लिए मैं इस वाली वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो एक बार जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नहीं हुए हैं फर्स्ट सेम के तो वो इसको समझ लेना। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, इफ CP/CD बी अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट P इज CG³ अपॉन AB, A एंड B बीइंग द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस ऑफ द इलिप्स। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि यदि CP और CD क्या है, पेयर है किसके, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स, किसी एक इलिप्स के क्या है ये कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स हैं। अब बात आती है कि कॉन्जुगेट डायमीटर्स क्या होते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है इलिप्स आप किस टाइप से ड्रॉ करते हो, इस टाइप से ड्रॉ करते हो। तो इलिप्स में जो भी आप परपेंडिकुलर डायमीटर्स ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर डायमीटर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहलाते हैं। जैसा कि जब इन्होंने सॉल्यूशन किया तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले जो डायमीटर्स इन्होंने खींचे हुए हैं ये क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं दोनों आपस में, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहलाएंगे। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि डायमीटर क्या होते हैं, जो आपके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी सर्कल में जो आपका सेंटर होता है उससे कोई भी अगर एक लाइन मिलाई जाए रेडियस से अलग तो वो क्या कहलाता है, आपका डायमीटर कहलाता है। तो इसलिए इन्होंने कंप्लीट इलिप्स में ना ड्रॉ करके ये ओनली हाफ में किए हैं, तो ओनली हाफ में किए हैं इसलिए इन्हें क्या बोला है क्वेश्चन में, सेमी डायमीटर्स बोला है। क्या बोला है, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स के। उसके बाद में देखिए इन्होंने क्या कहा है, प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपको क्या फाइंड करनी है इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, और शो करके दिखाना है कि P पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है, CG³ अपॉन AB है, जहाँ पर A एंड B क्या है, लेंथ्स हैं किसकी, सेमी एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की जो सेमी एक्सिस है यानी कि ये वाली और ये वाली एक्सिस, इनकी लेंथ आपको गिवन है A एंड B। A आपकी ये वाली लेंथ होगी और B आपकी ये वाली लेंथ होगी। तो क्वेश्चन के
सॉल्यूशन पे चलते हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने बताया हुआ है कि टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहलाते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में लिखा है लेट CP एंड CD बी अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन आप सभी को पता है क्या होती है, x² + a² + y² = 1। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये कहाँ से आ गई। द सेंटर C इज ओरिजिन। यहाँ पे देखिए जब इन्होंने इलिप्स ड्रॉ किया तो इलिप्स में ये वाला जो यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर को क्या नेम लिया C, और ये C क्या है, ओरिजिन है। तो C से एक सेमी डायमीटर इधर की साइड ड्रॉ किया और एक इधर की साइड ड्रॉ किया। तो ये जो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं इनके नाम रख लिए यहाँ से लेके यहाँ तक। इस वाले पॉइंट को लेट कर लिया P और इस वाले पॉइंट को लेट कर लिया D, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली लाइन क्या बन गई, CP, और ये वाला डायमीटर क्या आ गया, CD आ गया। तो यहाँ से देखिए उन्होंने क्या कहा है, लेट T बी द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट P देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि सपोज दैट जो T है वो क्या है, इसेंट्रिक एंगल है किस पर, एट पॉइंट P पर। P पर यहाँ पर हमने कोई भी एक इसेंट्रिक एंगल लेट कर लिया क्या, T। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अगर आपको ये वाला एंगल निकालना हो D, यानी कि अगर ये वाला D एंगल आपको निकालना हो तो कैसे फाइंड करोगे भाई, 90 डिग्री पे तो ये हो गया, ठीक है। और 90 डिग्री से इधर की साइड जितना स्पेस है इधर की साइड भी इतना ही एंगल है, जितना एंगल इधर की साइड है इतना ही एंगल इधर की साइड है। तो 90 डिग्री तो ये पॉइंट हो गया। और अगर T एंगल ये वाला है तो T एंगल कौन सा होगा, ये वाला भी होगा। तो अगर हम इस वाले D की बात करें तो ये कितना होगा, π/2 + T होगा। कितना होगा, π/2 + T। तो यहाँ पे D एंगल कौन सा हो गया, π/2 + T या फिर T + π/2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों अगर हम इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें, इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x = a cos t एंड y = b sin t। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लिए P के। सपोज दैट कितने आ गए, अगर हम T की फॉर्म में बात करें तो x किसके इक्वल होता है, a cos t एंड y किसके इक्वल होता है, b sin t के इक्वल होता है। उसके बाद में है द इसेंट्रिक एंगल ऑफ D विल बी T + π/2 सो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना बच्चों, जब हमने P पॉइंट की बात की थी, अगर इसेंट्रिक एंगल P पे क्या लेट किया था, T लेट किया था, तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट्स T की फॉर्म में निकाले थे जो कि ये आए थे। अगर हम बात करें D पॉइंट पर, अगर D को क्या लेट करें, कोई भी इसेंट्रिक एंगल D लेट करें और इस पर एंगल की वैल्यू कितनी है, T + π/2 है, तो इस वाली इक्वेशन में T के प्लेस पे क्या रखेंगे, π/2 + T पुट करेंगे। तो x के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, a cos, और T के प्लेस पे क्या पुट करोगे, π/2 + T। सिमिलरली y के लिए अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना आएगा, b sin, और T के प्लेस पे क्या पुट करोगे, π/2 + T पुट करोगे। इसका मतलब क्या है, आपको पता है π/2 + थीटा किस में आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव होते हैं। तो cos आपका π/2 पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और माइनस साइन आ जाएगा तो टर्म आ जाएगी माइनस के a sin t, एंड ये वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, cos t में। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, b cos t की फॉर्म में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ फॉर द पॉइंट P वी हैव x = a cos t एंड y = b sin t। यानी कि पॉइंट P पे अगर बात करें तो इस वाले पॉइंट पे अभी हमने निकाला x किसके इक्वल था, a cos t के, और y किसके इक्वल था, b sin t के इक्वल था। तो अब यहाँ से सेम जैसे कि हम और क्वेश्चंस में अपना प्रोसेस करते थे, सेम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे dy/dx और dx/dt। dy/dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, जो आपकी वाली जो इक्वेशन है इससे एक बार पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, और एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। तो इसका करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, dx/dt की, और इसका करोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, dy/dt की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे किससे, इस वाली इक्वेशन से, तो dt से dt कैंसिल आउट, टर्म बच जाएगी dy/dx। और अगर इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर कितना रहेगा, b cos t, और अपॉन में कितना रहेगा, माइनस के a sin t। तो माइनस साइन आ जाएगा, और आपको पता है cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कोट होता है। तो टर्म कितनी आ जाएगी, कोट t आ जाएगी। इसका आप अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। d2y/dx², इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, d/dx × dy/dx। dy/dx की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई, माइनस के b/a × cot t। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे टर्म आ गई और यहाँ पे कितना है बाहर d/dx है। तो इस वाले इक्वेशन में dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई वाला रहेगा उसके अपॉन में तो ये वाला dx चला जाएगा, और जिस dt से डिवाइड करेंगे वो dt इस वाले d के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। सो यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो इस वाली टर्म का, तो b/a तो कांस्टेंट टर्म है, cot t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टर्म कितनी आ जाएगी कोसेक स्क्वायर t हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इनटू में कितना है dt/dx भी तो है, dt/dx। यहाँ से देखिए बच्चों dx/dt किसके इक्वल था माइनस के a sin t के इक्वल था, इसका अपोजिट करोगे तो dt/dx किसके इक्वल आ जाएगा -1/a, और sin t का अपोजिट कितना हो जाएगा कोसेक t हो जाएगा। दोनों टर्म्स के आपस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस b/a² इंटू कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे ओनली कोसेक है तो टर्म आ जाएगी कोसेक क्यूब t। अब एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट टी पॉइंट पे निकालेंगे तो रो किसके इक्वल आएगा 1 प्लस, यहाँ से देखिए बच्चों सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरली फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए dy/dx किसके इक्वल था माइनस के b/a, cot t को आप लिख सकते हो cos t/sin t, तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस b²/a² और cos स्क्वायर t, और अपॉन में कितना आएगा sin स्क्वायर t कंप्लीट की होल पावर 3/2, एंड अपॉन में कितना होता है d²y/dx², d²y/dx² की वैल्यू कितनी निकाली माइनस के b/a² इंटू कोसेक क्यूब t। इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी टर्म आ जाएगी ये वाली, नेग्लेक्टिंग द निगेटिव साइन, क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी रहती है पॉजिटिव रहती है, इस पे निगेटिव साइन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो नेग्लेक्ट कर देंगे निगेटिव साइन को तो आपकी टर्म क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें सी डी, सो यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालेंगे, सी डी किसके इक्वल आएगा √, ये जो आपने पॉइंट्स निकाले थे ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सी जो आपका कोऑर्डिनेट है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले माइनस के साइन टी और बी कोस टी। तो सी डी किसके इक्वल होगा √ जो आपका ये वाला होगा, इनको लेट कर सकते हो आप 0 को x1 y1 और इसको x2 y2 इस टाइप से लेट कर सकते हो। सो आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और √ में, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे ये वाली टर्म आ जाएगी। सो यहाँ से देखिए क्या करोगे, इधर की साइड भी क्यूब करोगे और इधर की साइड भी क्यूब करोगे, तो इधर तो टर्म हो जाएगी CD³ और इधर टर्म आ जाएगी इसकी होल पावर 3/2। उसके बाद में इधर भी AB से डिवाइड कर दोगे, इधर भी AB से डिवाइड कर दोगे, तो इधर भी AB आ जाएगा अपॉन में इधर भी AB, और ये वाली वैल्यू अभी हम निकाल के लाए थे, ये किसके इक्वल था बच्चों, रो के इक्वल था। सो यहाँ से CD³ अपॉन AB भी किसके इक्वल आ जाएगा, रो के इक्वल आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था क्वेश्चन में, प्रूफ करके दिखाना था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके इक्वल है, CD³ अपॉन AB के इक्वल है। तो इस टाइप से वाला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो बच्चों इसी के साथ में आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।